नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पते की करेंगे और बात पते की राम मंदिर मुद्दे पर ही होगी, क्योंकि इस वक्त चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं। रथ यात्रा अखिलेश यादव की तरफ से निकाली जानी है, जिसकी तारीख अगस्त की मुकर्रर की गई है और ये कहा जा रहा है कि यात्रा पीडीए यात्रा तो होगी, लेकिन बात राम मंदिर से जुड़ी होगी और सॉफ्ट हिंदुत्व पर समाजवादी पार्टी खेलने का काम करेगी, क्योंकि राम मंदिर मामले में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। टिन्नू यादव हो या फिर मनीष यादव, जब अहम खुलासे हुए तो जानकारी मिली कि करोड़ों की इनके पास प्रॉपर्टियां हैं और इनका जब पूरा डिटेल खंगाला गया तो तकरीबन 50 करोड़ के आसपास इनके पास मिला है प्रॉपर्टी और अन्य चीजें मिलाकर। और जब से ये राम मंदिर में कर्मचारी रहे तब से इनके पास ये प्रॉपर्टियां बढ़ती गई और एसआईटी की एक रिपोर्ट प्रारंभिक आई जिसमें बड़े खुलासे हुए और अब अंतरिम रिपोर्ट एसआईटी की आने वाली है, जिसको लेकर भी तमाम जानकारियां हम आपको देंगे। लेकिन राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं तो दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अविरल मलिक साहब हैं, बीजेपी के नेता। अविरल साहब, आपका स्वागत कराऊं। आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत स्वागत। अखिल साहब, आपका भी स्वागत है। आप वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के समर्थक आप हैं, लेकिन चर्चा समाजवादी पार्टी को लेकर जब हो रही है तो इसलिए मैंने आपको बुलाया ताकि हम आपसे सवालों के जवाब ले पाएं। सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं अविरल साहब, क्योंकि आप बीजेपी के लीडर हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता नहीं है कि समाजवादी पार्टी जब पीडीए रथ यात्रा निकाल रही है तो पीडीए की बात को वो विधानसभा चुनाव में उठाएगी? हालांकि अभी से उसकी शुरुआत हो रही है, 7 से 8 महीना अभी बचा है विधानसभा के चुनाव होने में और उसकी तारीखों का ऐलान होने में, लेकिन लोकसभा चुनाव का वो एग्जाम्पल दे रही है। आज भी कई ऐसे नेताओं के बयान सामने आए हैं समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि पीडीए फॉर्मूला हमने अपनाया था, लोकसभा में हमें इतनी सीटें मिली कि अखिलेश यादव आज संसद में बैठते हैं और विधानसभा चुनाव में भी इतनी सीटें मिलेंगी कि अखिलेश यादव सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। अविरल साहब जी, ये देखिए, जिस प्रकार से विषय सामने आ रहा है, जिस प्रकार से मुद्दा बनाया जा रहा है, विपक्ष के द्वारा भी तमाम सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं और ये जो अयोध्या का पूरा प्रकरण सामने आया, पूरा मामला सामने आया, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जिस प्रकार से स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि इसका दूध पानी का पानी होगा, जांच होगी, जांच के पश्चात कार्रवाई होगी, पूरा मामला सामने आएगा, कोई भी दोषी होगा सब पे कार्रवाई होगी। तो उसके बाद मैं सोचता हूँ इस पर राजनीति करना ये कहाँ तक उचित है, एक बड़ा सवाल बनता है और यही उत्तर प्रदेश की जनता सवाल पूछ रही है और यही सवाल जनता के द्वारा पूर्ण रूप से विपक्ष से पूछा जा रहा, समाजवादी पार्टी से पूछा जा रहा, इंडिया अलायंस से पूछा जा रहा, कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछा जा रहा, आम आदमी पार्टी के लोगों से पूछा जा रहा। जब विषय सामने आ गया, एसआईटी बैठ गई है, एसआईटी जांच कर रही है, अगर कोई दोष होगा तो पकड़ा जाएगा, नहीं होगा तो नहीं पकड़ा जाएगा। ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच हो रही है, जो भी लोग सामने आएंगे सब जेल जाएंगे। जब स्पष्ट कह दिया गया गिरफ्तारियां होती हैं और ग्राउंड पे होते हैं तो उसके बाद भी राजनीति करना, इस विषय को उठा के रखना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है वर्ष 2027 में, उसके हिसाब से तो ये कहाँ तक उचित है, एक सवाल। ठीक है अविरल साहब, मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन अगर अविरल साहब की मैं बात करूं अखिल साहब, तो अविरल साहब ये कह रहे हैं कि हम जो मुद्दा उठाते हैं वो कहीं ना कहीं विकास से जुड़ा हुआ होता है और विकास के मुद्दे पर जनता ने 2017 में भी हमें जिताया और 2022 के अंदर भी हमें जिताया। 2027 में भी हम विकास के मुद्दे पर ही जाएंगे। हाँ, राम मंदिर मुद्दे को लेकर भी उन्होंने कहा कि राम मंदिर मुद्दे पर भी हम ये कह रहे हैं कि अगर चोरी हुई है तो उस पर एक्शन हुआ है। ऐसी बात नहीं है, किसी भी सरकार में अगर घोटाला आता है, किसी भी सरकार में अगर ऐसे मामले आते हैं तो एक्शन होता है, तभी तो सच्चाई सामने आ पाती है, तभी सच्चाई पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि जो पीडीए का फॉर्मूला दिखाकर एक नैरेटिव सेट किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, अब समाजवादी पार्टी उसमें बेनकाब हो जाएगी। देखिए, ये सिर्फ अपना दामन बचा के दूसरे की तरफ जो है आरोप मढ़ने वाली कहावत है और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है इस तरीके का आरोप मढ़ रहे हैं। और अभी आपने देखा कि किस तरह से पोस्टर लगाए गए कि जो है मन में बाबर और जुबान पर राम
या इस तरीके की बातें लगाई गई, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि इस तरीके का आरोप, भाई मन के अंदर की बात किसी को थोड़ी ना पता है। इसलिए अखिलेश यादव ने भी कहा कि अब हम रथ यात्रा निकालेंगे, हम भी रथ यात्रा निकालेंगे और जनता के बीच जाएंगे, सारी चीजों को बताएंगे कि किस तरीके से राम मंदिर में घोटाला किया गया। भाई जिम्मेदारी सरकार की थी उसको देख रेख करने की, क्योंकि सिर्फ जब ईंटें मांगी जा रही थी राम मंदिर बनाने को लेकर के, घर घर जाके लोग ईंटें ले रहे थे, घर घर जाकर के लोग चंदा ले रहे थे, तमाम सारी चीजें की जा रही थी, तो सरकार अपनी वाह लूट रही थी कि सरकार ने जो मंदिर बनवा दिया, बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण बनवा दिया, तो उसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी भी सरकार की थी। तो जो चढ़ावा आता गया, लाखों करोड़ रुपए की गबन हो गया, सब चीजें, तो इसको लेकर के भाई सरकार की जिम्मेदारी है। अब वो अखिलेश यादव पे आरोप मत देना कि टिन्नी यादव था तो इसलिए यादव समाज को आगे करके उनकी अखिलेश यादव से बात, इस तरीके की बात करना, ये सिर्फ लोगों को गुमराह करना है। और विपक्ष को तो खैर समाजवादी पार्टी को ये अच्छा मौका मिला हुआ है कि इनके जो कृत्य हैं वो सामने लाने के, तो वो लाने की कोशिश कर रहे हैं और लाना भी चाहिए। हर राजनीतिक पार्टी अपने तरीके से काम करती है, अगर वो इस तरीके काम न करें तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस तरीके का पोस्टर क्यों लगवाए कि मन में बाबर है और जुबान पे राम है, तो ये चीजें इन्होंने क्यों लगाई। तो हर कोई अपना चुनावी समीकरण ठीक करने की कोशिश कर रहा है। और बीजेपी ने ये चीजें इसलिए लगवाई, एक मिनट रुक जाइए, बीजेपी ने ये चीजें इसलिए लगवाई क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने मुद्दा उठाया था कि हनुमानगढ़ी परिसर में नमाज पढ़ी गई थी जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। और अगर आप लोग एक मिनट मुसलमानों की अगर बातचीत करते हैं, मुसलमानों के मसीहा आप लोग बनते हैं, तो कहीं ना कहीं इसलिए ये जिक्र किया गया था कि भैया अगर हनुमानगढ़ी परिसर में, जिसमें हनुमान जी से जा आस्था जुड़ी हुई है, रामलला से आस्था जुड़ी हुई है लोगों की, वहां पर अगर आप लोग नमाज करवाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको बोला जाएगा कि आप बाबर के समर्थक हैं। और ये बात बीजेपी कह रही, मैं नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ एक आरोप है। वैसे बहुत सारे ऐसे मंदिर, बहुत सारी ऐसी दरगाहें मैंने खुद देखी हैं कि बगल में मंदिर है और उसके बगल में दरगाह है, लोग अपने अपने तरीके से आस्था का केंद्र होते हैं। बहुत सारी दरगाहें, जितने भी आज तक आर्मी के कैंप हैं या जहाँ भी जो सरकारी बिल्डिंग्स है, वहां पे जो एक धार्मिक स्थल बनाया जाता है, वहां पे जब मस्जिद भी होती है, वहां पे चर्च भी होता है, गुरुद्वारा भी होता है, सारी चीजें एक साथ लगातार से होती हैं। और पूर्व में भी ऐसे बहुत सारी, तो ठीक है, मैं अविरल साहब के पास जाऊं, तो फिर अखिलेश यादव जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि मैंने देखा है कि मंदिर भी बगल में होता है, मस्जिद भी, गुरुद्वारा में भी लोग मिलकर रहते हैं, लेकिन लोगों को बांटने की कोशिश बीजेपी कर रही है। लेकिन सवाल तो फिर समाजवादी पार्टी से उठता है, क्योंकि आखिर आप पीडीए यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? पीडीए में तो पिछड़ा की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, लेकिन ना वो ब्राह्मणों का जिक्र करते हैं, ना वो उच्च वर्ग का जिक्र करते हैं, क्योंकि उच्च वर्ग से वो नफरत करते हैं। पंडितों से नफरत है अखिलेश यादव को, और जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा जाता है तो पीड़ितों में वो पंडित जोड़ देते हैं। कहां बात कर रहे हैं फिर वो सबकी? वो तो जातियों में बांट रहे हैं लोगों को। अखिल साहब यही है ना कि जातियों में लोगों को बांट दीजिए और राज करिए। जाति में थोड़ी बांट रहे हैं भाई, समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण नहीं है क्या? ब्राह्मण बहुत सारे ब्राह्मण हैं, और अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज हैं, क्या आप उनको ब्राह्मण नहीं मानेंगे? तो वो समाजवादी पार्टी में है क्या? वो समाजवादी पार्टी ठीक है अविरल साहब पार्टी में, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में भी तो नहीं है। चलिए ठीक है, आ रहा हूं आपके पास। अविरल साहब आप जवाब दीजिएगा, फिर मैं आपसे भी एक सवाल लूं। बिल्कुल। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश का, तो समाजवादी पार्टी असल में 2027 में चुनाव लड़ रही है, चुनाव लड़ना चाहती है, लड़ेगी, स्वाभाविक है, लड़ना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि भाई ये राम मंदिर वाला जो इशू है, इसे पिक करके, इसे पॉलिटिसाइज करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ ले लिया जाए, फायदा कर लिया जाए। तो इस दृष्टि के साथ अगर ये कर रहे हैं तो ये चीज पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि जनता समझ जाती है। आप एसी कमरों में बैठ के कितनी रणनीति बना ले, घर में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के रणनीति बना ले, लेकिन जमीनी स्तर पे वो रणनीति काम नहीं करती, क्योंकि लोग पहचान जाते हैं, जनता समझ जाती है, जनता बहुत समझदार और नॉलेजेबल है, पॉलिटिकली अवेयर है, और जनता इस चीज को समझ रही है कि उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा स्पष्ट रूप से जो चीज कह दी गई कि भाई जांच होगी, जांच के आधार पर कार्रवाई होगी, गिरफ्तारियां हुई हैं, मॉरल ग्राउंड्स पे इस्तीफे हुए हैं, और पूरी कार्रवाई जारी है, तफ्तीश जारी है, पूछताछ जारी है, जांच जारी है, रिकवरी हुई है, और उसके साथ साथ जहां तक विषय है कार्रवाई करने का, दूध का दूध पानी का पानी होगा, जो षड्यंत्रकारी होगा सब जेल जाएंगे। दुखद है, निंदनीय है। इसके बाद कोई चीज रह नहीं जाती है, क्योंकि जांच के लिए मोहलत देनी चाहिए। फिर भी अगर इनके पास कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जाके एसआईटी के समक्ष दे सकते हैं, जैसे संजय सिंह साहब ने दी थी।
और दूसरी चीज ये है, अगर बात कर जाए भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की मजबूती की, भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पे मजबूत है, हर मंडल स्तर पे मजबूत है, हर जिले में मजबूत है। ठीक है, लेकिन अविरल साहब मेरा एक सवाल है, आपने ये तो अकील साहब के सवालों का जवाब दिया। हाँ। कांग्रेस पार्टी जिसका अलायंस है कांग्रेस पार्टी से, नहीं बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी जिसका अलायंस, ये इंडिया अलायंस में बैठे हुए हैं, ये लोग इनसे है, ये समाजवादी पार्टी के लोगों से, तो समाजवादी पार्टी के लोगों से ये अलायंस करके बैठे हैं, तो उसका क्या नतीजा होगा ये स्पष्ट है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को खुद 2 विधानसभा सीटें मिली थी, अजय कुमार लल्लू जी तब भी विधानसभा सीट हार गए थे। 2022 की बात है, जब प्रियंका गांधी वाड्रा जी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं नारा देकर उत्तर प्रदेश में आई थी, इतना इनका वोट बैंक है, और जो 6 सांसद हैं वो भी समाजवादी पार्टी की बदौलत है। तो कांग्रेस पार्टी की कुछ हैसियत नहीं है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई जिला अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, बूथ पे कहीं कांग्रेस है नहीं पूरे वेस्टर्न यूपी में, और ब्लॉक में इनका कुछ रोल है नहीं, तो ये काहे के बेस पे किस चीज के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, सवाल तो ये बनता है। अब हर बूथ पे कार्यकर्ता होने जरूरी है। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी निचले स्तर से खोखली है, मीडिया में, सोशल मीडिया में ऊपरी स्तर पे मजबूत है, लेकिन बहुत से विधानसभा क्षेत्रों में पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी खोखली है, जबकि भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ जमीनी स्तर पे गरीब पीड़ित शोषित वंचित से संवाद स्थापित किए हुए है, जनता की सेवा कर रही है, विकास जारी है, हिंदु मुस्लिम सिख ईसाई सबकी सेवा जारी है, योजनाओं का लाभ सबको हो रहा है, तो उसके बाद मैं समझता हूँ इसमें कुछ रह नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ 27 चलिए ठीक है, अकील साहब मैं आपके पास आता हूं। ब्राह्मण की बात करें, चाहे दलित की बात करें, चाहे अल्पसंख्यक की बात करें, चाहे यादव की बात करें, चाहे अगड़े की बात करें, उन चीजों का कोई लॉजिक मैं समझता हूं नहीं रह जाता। ठीक है, अविरल साहब मैं आपके पास आऊंगा, हालांकि मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता था, लेकिन इस सवाल जो आपने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए खड़े किए हैं वो पूछते थे अकील साहब से। देखिए अविरल साहब ये कह रहे हैं अकील साहब कि कांग्रेस खोखली हो गई है, भैया कोई तो बनना नहीं चाहता कांग्रेस का चेहरा, कांग्रेस की इतनी साख खत्म हो गई उत्तर प्रदेश से। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, पीडीए की रथ यात्रा निकलती है। ये सवाल मेरा है, मैंने पहले वाला सवाल अविरल साहब का लिया, लेकिन ये सवाल मेरा है कि बात पीडीए की होगी और आप पीडीए रथ यात्रा भी नाम दे रहे हैं, लेकिन मुद्दा राम मंदिर का होगा, ये कैसे भाई? जब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को लेकर आप रथ यात्रा निकाल रहे हैं तो मुद्दा राम मंदिर कैसे बना रहे हैं? मुद्दा पीड़ितों के लिए रखिए, अल्पसंख्यकों के लिए रखिए। हर्ष जी मुद्दा सिर्फ राम मंदिर नहीं होगा, मुद्दा सारा होगा, अल्पसंख्यक लोगों का मुद्दा होगा, ये जो दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है इसका मुद्दा होगा, बढ़ते हुए गैस सिलेंडरों का जो मुद्दा होगा वो होगा, और ये जो बिजली के जो दर बढ़े हुए हैं, विद्युत के जो दर बढ़े हुए हैं इसका मुद्दा होगा, इसके साथ साथ पानी की जो समस्या है ग्रामीण स्तर पर लोगों के, इसका मुद्दा होगा, जो जन मूलभूत की जो सुविधाएं जो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को नहीं मिल पा रही है, इन सारी चीजों का मुद्दा होगा। राम मंदिर कुछ टकराव भी चल रहा है तो उसको लेकर के ज्यादा कवायतें लगाई जा रही है, लोग ज्यादा टारगेट करते हैं कि राम मंदिर मुद्दे की वजह से वो इस तरीके का पीडीए रैली निकाली जा रही है, पीडीए रथ निकाला जा रहा है, जबकि चुनाव 2027 का करीब आ चुका है, तो सारी तैयारियां सारी चलिए ठीक है, लेकिन आप ही के लोग 2 सवाल पूछ रहे हैं सर, 1 मिनट रुकिएगा, आप ही के लोग 2 सवाल पूछ रहे हैं, इस सवाल को सोच समझकर जवाब दीजिएगा इस सवाल का। हालांकि अगर समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता यहां पर होते तो मैं उनसे यह सवाल लेता, हालांकि कल मैं उनको जरूर इन्वाइट करूंगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खुद ही मांग की जा रही है, मुसलमान तबका ये मांग कर रहा है कि अखिलेश यादव किसी मुस्लिम चेहरे को सीएम पद पर बिठा दें और अनाउंस करें कि एक मुस्लिम सीएम होगा। क्या अखिलेश यादव यह करेंगे? और तो और माता प्रसाद पांडे जब एक टीवी चैनल पर बैठे, उनकी तरफ से कई बातें कही गई, तो उनके सामने ही ये मुद्दा उठाया गया कि किसी ब्राह्मण को आप सीएम पद पर बिठा दीजिए। ऐसा करेगी समाजवादी पार्टी? अखिलेश यादव ना होकर वहां पर कोई ब्राह्मण या कोई मुसलमान होगा? ये राष्ट्रीय स्तर की तैयारी है। समाजवादी पार्टी आज पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने है, जिसके आधे सांसद यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है, और जो अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी और समाजवादी पार्टी की बढ़त बनी थी, तो बड़ी पार्टी के रूप में, और ये बड़े पार्टी के नेतृत्व का निर्णय है कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं। आप समझे नहीं, पार्टी का नेतृत्व है, पार्टी से ही तो पूछा जा रहा है ना। अब पीडीए की रथ यात्रा निकाल रहे हैं अखिलेश यादव, 1 मिनट सुनिए ना, पार्टी से ही पूछा जा रहा है कि भैया मुसलमान सीएम चेहरा होगा या नहीं। नहीं अकील साहब, मैं सवालों का जवाब लेना चाहता हूं और आपसे इतना पूछना चाहता हूं, क्या अखिलेश यादव, 1 मिनट रुकिएगा, अखिलेश यादव क्या
एक मिनट रुकिए तो सही, एक मिनट रुक जाइए सर, पहले मेरी आवाज आने दीजिए, मुझे भारतीय सवाल जनता पूछने दीजिए। पार्टी तो आज तक नहीं बता। मैं सवाल पूछ लूं? हाँ, पूरा पूरा सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी क्या एक बार भी ये कह सकती है कि एक मुसलमान चेहरा होगा जिसे हम सीएम पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं? भाई वो क्यों कहे, अभी उसकी जरूरत ही नहीं है कहने की। भाई वो क्यों कहे, अगर वो अभी ये बात। चलिए ठीक है, सवाल का जवाब मिल गया। यानी अखिलेश यादव मुसलमानों के साथ धोखा कर रहे हैं, अखिलेश यादव मुसलमानों के साथ धोखा कर रहे हैं, आप भी मान लीजिए इसको। यहाँ पर बात है नहीं, तो धोखा ही तो कर रहे हैं सर। तो नहीं, धोखेबाजी। आजम खान की पत्नी, उनका बयान है सर, ऑफिशियल बयान है, अभी भी आप यूट्यूब पे जाएंगे आपको मिल जाएगा, उनकी पत्नी का नाम डालेंगे। एक मिनट सुनिए ना, आजम खान की पत्नी का बयान है कि अखिलेश यादव ने उन्हें धोखा दे दिया। आजम खान तो बड़े पद पर थे ना समाजवादी पार्टी में। अरे तो सर आजम खान ने पार्टी क्यों नहीं छोड़ी भाई, उनकी पत्नी आजम खान से ज्यादा समझदार थोड़ी है। अब तो अलग पार्टी बनाने की बात आ रही है सर, अब तो अलग पार्टी आजम खान साहब बनाएंगे। तो वो नहीं, ऐसा नहीं है, कोई अलग पार्टी नहीं बनाई जाएगी। और अगर अलग पार्टी अगर आजम खान बनाते हैं तो इसमें भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति के तहत ये पूरा कार्यक्रम होगा। चलिए ठीक है अब्रेल साहब, जो अलग पार्टी भी बनाता है तो बीजेपी की साजिश हो जाती है उसमें। अभी अकील साहब कह रहे हैं कि आजम खान साहब अगर अलग पार्टी बनाएंगे तो आप ही की साजिश होगी, आप ही तोड़ते हैं, आप ही मरोड़ते हैं और फिर आप ही कहते हैं कि नहीं भैया सब ठीक है। अरे सर ये सांसद भी खरीद लेते हैं, विधायक भी खरीद लेते हैं, पार्टी तो रातों रात नहीं, सरकार। अगर आजम खान साहब अलग पार्टी बनाते हैं तो निश्चित रूप से अब वो अलग पार्टी बनाना चाहें, उनका अधिकार है अलग पार्टी बनाने का। अगर वो बनाना चाहते हैं, बनाना चाहेंगे तो निश्चित रूप से उनका अधिकार है, वो अपने तरीके से बनाएंगे। उनका एक तरीके से उनका अपना मानना जो भी नजरिया होगा उस तरीके से वो काम करेंगे। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो जो सुनने में आ रहा था ऊपरी तौर पे जो स्पष्ट बाहर से देखने को स्पष्ट मिल रहा है, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और आजम खान साहब में जो सब कुछ सही चलना चाहिए वो सब कुछ सही एक पार्टी में जो चलना चाहिए वो नहीं चल रहा। ये एक फैक्ट है, एक रियलिटी है और तमाम सारी चीजें सामने आई। आजम खान साहब थोड़ा नाराज हैं समाजवादी पार्टी से, मनमुटाव है और बहुत सी चीजें जो सामने आ रही हैं वो भी स्पष्ट दिख रहा है। अब देखते हैं होने वाला क्या है, क्या होता है। वर्ष 2027 में चुनाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, मजबूती से जीतेगी। और जिन विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी उन विधानसभा सीटों में भी अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। इस चीज का पूरा पूरा भरोसा और विश्वास है। जो अटल जी की कही हुई बात है वो पूर्ण रूप से सार्थक होने जा रही है और पूर्ण रूप से सफल होने भारतीय जनता पार्टी जा रही है उत्तर प्रदेश। ठीक है, लेकिन अब्रेल साहब एक सवाल आपसे भी है, क्योंकि देखिए पीडीए की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव जो पीडीए का नैरेटिव गढ़ रहे थे वो लोकसभा चुनाव में उनका सफल रहा है। क्या विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को इफेक्ट करेगा? क्योंकि बार बार अखिलेश यादव पीडीए की भी बात करते हैं, लेकिन यहां पर मैं ये जरूर कह दूंगा कि वो पीडीए का फॉर्मूला उपचुनाव में नहीं चला जब कुंदरकी में उपचुनाव हुए थे। तो आपको क्या लगता है कि पीडीए से थोड़ा सा कहीं ना कहीं इफेक्ट तो बीजेपी को पड़ने वाला है? नहीं, पीडीए के फॉर्मूले के आधार पे लोकसभा चुनाव में गए थे, फिर पीडीए के फॉर्मूले के आधार पे ये उसके बाद उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में गए थे, उपचुनाव में किस प्रकार की हार शिकस्त मिली थी वो भी सबने देखा और तमाम सारी चीजें जिस प्रकार से उसके बाद घटित हुई। और पीडीए की अगर बात कर जाए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये बात तो कर रहे हैं लेकिन समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार रही है। 2017 तक सरकार थी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, तब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक क्यों याद नहीं आया? तब क्या किया पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के लिए? तब क्या किया पिछड़ा लोगों के लिए, दलित लोगों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए? तो ये सवाल निश्चित रूप से बनता है और ये जनता भी सवाल पूछती है। आज की अगर बात कर जाए तो आज आवास योजना मिल रही है, शौचालय निश्चित रूप से बन रहे हैं, डीबीटी का लाभ मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, सॉइल हेल्थ कार्ड मिल रहा है, तमाम स्कीम्स मिल रही है, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, सौभाग्य योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और अनेकों योजनाएं जिस प्रकार से केंद्र सरकार की चलाई जा रही, सबको लाभ मिल रहा। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और जो जाट, गुर्जर, राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य और अति पिछड़े एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सबको लाभ मिल रहा है। आज सबका हित सुनिश्चित हो रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मजबूत उत्तर प्रदेश, नया उत्तर प्रदेश, नंबर 1 उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में शानदार बन रहा है। लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं, गरीबों के मकान सुरक्षित हैं, पक्के मकान गरीबों को मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों में। तो और सीधा जो पैसा है वो बैंकों में जाता है डीबीटी के माध्यम से, बीच में बिचौलिया कोई नहीं खा जाता। ऊपर से अगर 1 रुपया चलता है तो 1 ही रुपया पहुंचता है, बिचौलिया राज समाप्त कर दिया जी। ठीक है अकील साहब, अभी अब्रेल साहब ने उपलब्धियां तो बताई बीजेपी की, लेकिन इशारा आपकी तरफ भी कर दिया कि समाजवादी पार्टी सरकार में करप्शन होता था तो सीधा बैंक में पैसा जाता है।
आजम खान पर ही बात हो रही थी सर। आज की ही खबर है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 33 से 34 भवनों पर बुलडोजर चलेगा, क्योंकि सड़क की जो जमीन थी आम लोगों के लिए उस पर भवन बना लिए गए। और तो और मुलायम सिंह यादव की सरकार में जो शुरुआत हुई थी जौहर यूनिवर्सिटी की बनने की, अब ये कहा जा रहा है कि कई भवनों पर बुलडोजर इसलिए ही चल रहा है क्योंकि प्रॉपर्टियों को हड़प लिया गया और इतना बजट पास करवा लिया गया, सरकारी पैसे फूंक दिए गए उस यूनिवर्सिटी पे, खास तौर पर जितना फूका नहीं जाना चाहिए था। तो करप्ट थी समाजवादी पार्टी। अब बीजेपी सही तरीके से काम कर रही है तो जनता को उससे चुनेगी। अखिल साहब देखिए, अफजल साहब ने जो ये स्कीमें बताई हैं, जितनी क्रियान्वित योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की बताई हैं, इसमें से आधी से ज्यादा जो योजनाएं हैं वो समाजवादी पार्टी के टाइम पर पहले से ही चल रही थी, 2017 से पहले। तो अखिलेश यादव ने गरीब बच्चों को, अल्पसंख्यक, दलित या हर वर्ग के बच्चों को बिना किसी भेदभाव के लैपटॉप बांटे। जो आवासीय मुख्यमंत्री योजना चलती थी आवास की, वो मुख्यमंत्री योजना आवास के तहत 3.5 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी ने ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपए कर दिए। अब 1,20,000 रुपए का ये प्रचार प्रसार 1,20,00,000 रुपए खर्चा करके कर रहे हैं, लेकिन वही अगर जो प्रचार प्रसार न करके वो अगर गरीबों को पैसा दिया जाए तो उनका लिंटर डलने में काम आएगा। अब आप बताइए 1,20,000 रुपए में किस गरीब की छत पड़ जाएगी? 1,20,000 रुपए तो खाली सरिया आएगा। अभी उसमें भी अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी, ये क्या है ना कि कटा के उंगलियां शहीदों पे नाम करते हैं, ये वाली भारतीय जनता पार्टी की कहावत यहाँ पर सामने आ रही है कि इन्होंने जो भी उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को जो भी सिलेंडर बांटे, वो सिलेंडर का पैसा भी बाद में लिया गया। सिलेंडर की सब्सिडी भी खत्म कर दी गई। सब्सिडी अब नाम मात्र की आती है। 403 रुपए का जो सिलेंडर पहले कांग्रेस की सरकार में था, अब वो 400 रुपए से हट के अब वो सिलेंडर 900 कुछ रुपए का हो गया और कमर्शियल सिलेंडर का तो रेट 2500 रुपए हो गया। सड़कों पर उतरिए ना, इसके लिए सड़कों पर उतरिए ना। राम मंदिर के मुद्दे पर राम मंदिर के मुद्दे पर तमाम बड़े नेता सड़कों पर उतरने की बात कह रहे हैं। जब उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं, सिलेंडर की बात कर रहे हैं, उसको लेकर सड़कों पर कौन उतरेगा? यहाँ पर बैठने से, बात करने से नहीं होगा ना सर। सोनम वांगचुक साहब जनता मंतर पर धरना दे रहे हैं। आप एक बार जाकर उनकी हालत देखिए, मरने की स्थिति में है, लेकिन क्या कोई भी पार्टी का नेता भारतीय जनता पार्टी को, अखिलेश यादव गए क्या? उनकी सांसद जरूर गए। एक मिनट तो उनसे का मतलब अखिलेश यादव सरकार में अखिलेश यादव, राहुल गांधी क्या वहां गए? राहुल गांधी और अखिलेश यादव से भी अपील की गई है कि वहां पर आए, लेकिन क्या विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा गया है? सांसद गई हैं। भाई वो क्यों नहीं? सरकार भारतीय जनता पार्टी के, तो सरकार की चीज सोचनी चाहिए ना कि कोई भी अगर व्यक्ति जो कांग्रेस में ऐसा नहीं होता था। अगर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, अखिल साहब इस बात को समझिए, अगर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है तो विपक्ष को समर्थन देना चाहिए। विपक्ष क्यों समर्थन नहीं दे रहा? ये तो सिर्फ अपनी कमियां छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात करते हैं। ठीक है, अग्रज साहब कौन सी कमियां छिपा रहे हैं आप जल्दी से? नहीं, देखिए ये तमाम सारी चीजें कह रहे हैं तो योजनाओं की इन्होंने बात की। अब योजना की अगर बात कर रहे हैं तो 1-1 लाख रुपए तक का ऋण माफ हमने किया। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी, 1-1 लाख रुपए तक का लघु सीमांत किसानों का ऋण माफ किया। 36,000 करोड़ से अधिक का ऋण माफ हुआ उत्तर प्रदेश के किसानों का। 2017 में ऋण माफ हुआ, पहली कैबिनेट बैठक में ऋण माफ हुआ और योगी जी के नेतृत्व में पहली कैबिनेट बैठक हुई और तत्काल ऋण माफी की घोषणा हुई। हमने वायदा किया था, संकल्प पत्र में माननीय अमित शाह जी ने वायदा पूर्ण रूप से हमारी पूरी पार्टी ने किया था कि भाई सरकार बनेगी तो 1-1 लाख रुपए तक का ऋण माफ होगा, और हुआ। नंबर 2, जहां तक विषय है अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, तमाम सारी स्कीम्स, केंद्र सरकार की योजनाओं का, राज्य सरकार की योजनाओं का 100% इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन। और अगर बात कर जाए केंद्र सरकार की भी स्कीम्स की, तो जल शक्ति मंत्रालय का गठन हुआ, हर घर तक नल पहुंचाने की, स्वच्छ पेयजल पहुंचाने को सुनिश्चित करने का काम हुआ, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, तमाम सारी स्कीम चलाई गई, हर जगह हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम हुआ, हर घर में गैस का एक तरीके चूल्हा हो, इसकी हमने चिंता की। पहले लकड़ी पे जिस प्रकार से मैं समझता हूँ वो लकड़ी पे एक तरीके चूल्हा लगाया जाता था, तमाम सारी चीजें होती थी, फिर वो आंख में धुआं लगता था, जितनी गृहिणी हुआ करती थी उन्हें सब समस्याएं हुआ करती थी। तो आज परिवर्तन आया है, तो ये परिवर्तन योगी जी मोदी जी के कारण है। जनता इस चीज का धन्यवाद पूर्ण रूप से कर रही है और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये सुनिश्चित है। अनेकों योजना हमने चलाई विकसित उत्तर प्रदेश के लिए। जी
चलिए ठीक है अविरल साहब, ये जो तमाम उपलब्धियां हैं इससे जनता कितना शरण माफी की बात की जा रही थी, शरण माफी की बात की जा रही थी। हम आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2023 में जो आया था, आई थी रिपोर्ट, उसके अनुसार 10,786 लोगों ने आत्महत्या की है, जिसमें किसान है और मजदूर है। और ये शरण माफी कर रहे हैं, उसके बाद भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये 10,786 लोगों की जिम्मेदारी किसकी है? अकील साहब, आप गूगल में जाएंगे, सर्च कर लीजिए सारी रिपोर्ट। अकील साहब, आंकड़ा हमें पता है, आप गूगल की बात नहीं करेंगे, पत्रकार हम लोग हैं, आंकड़ा रखते हैं सर, आंकड़ा है। मैं तो कहता हूं अखिलेश साहब जा रहे हैं ना सदन के अंदर, 20 तारीख से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है, कहा जा रहा है उठाएं, किसने मना किया है मुद्दा उठाएं? नहीं उठाते ना वो मुद्दा, ना किसानों का उठाते हैं, ना सड़क, ना बिजली पानी का, वो राम मंदिर चोरी जैसा मुद्दा उठाते हैं जिस पर बाकायदा एक्शन हो रहा है। तो मुद्दे से तो आप ही लोग भटकते हैं। नेता विपक्ष की भूमिका अगर आप नहीं निभा पाएंगे तो जनता आपसे सवाल पूछेगी और सत्ता पक्ष से भी सवाल पूछेगी कि वो सत्ता में बात कर रहे हैं, जो वादों की बात कर रहे हैं, अविरल साहब ने जो वादे बताए हैं कि जो वादे किए गए, तो 15 लाख रुपए वाला वादा कहाँ गया? बेरोजगारी वाला वादा कहाँ गया? रोजगार तो मिल नहीं रहा लोगों को। जनता समझेगी ना कितने वादे किए गए और कितने नहीं किए गए। जनता समझ रही है। 2024 के चुनाव में जनता जब समझती है तो वोट 2024 के चुनाव में जनता समझ चुकी है बीजेपी की क्या स्थिति रही है। जनता समझेगी ना अकील साहब, मैं आपकी बात को नकारता नहीं हूं। अगर जनता ने समझा होगा कि बीजेपी ने काम नहीं किया तो 2027 में बताएगी, और जनता ने यह भी समझा होगा कि समाजवादी या पार्टी या कांग्रेस पार्टी ने नैरेटिव फैलाया तो जनता ये भी समझेगी, और जनता ये तय करती है, चाहे राम मंदिर चोरी मसले की हम बात करें। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अकील साहब, आप मेरे साथ जुड़े। आपका भी अविरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाला आप दोनों ने, आपका बहुत बहुत आभार। फिर जरूर मुलाकात होगी, हम चर्चा जरूर करेंगे। राम मंदिर पर चर्चा हम कर रहे थे। जो चोरी का मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है, राजनीति हो रही है, लेकिन टिन्नू यादव से लगातार पूछताछ, अन्य आरोपियों से पूछताछ, करोड़ों का खुलासा। लेकिन इस मामले में जिस तरीके से राजनीति हो रही है वो ये बताती है कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश विपक्षी पार्टी की तरफ से की जा रही है, और जनता इसे कितना समझती है, खैर वो 2027 के विधानसभा चुनाव में पता लग जाएगा। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे बात पते की लेकर। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।